रिकॉर्डिंग ऑन है, हो रही है रिकॉर्डिंग। आज की क्लास इस बात से शुरू करेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज़ बगैर बैकग्राउंड के डाउनलोड करनी है, कोई भी चीज़ हो जिसको आपने बैकग्राउंड फ्री डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्टूडेंट गर्ल। अगर आपको कोई भी इमेज किसी भी तरह का विदाउट बैकग्राउंड चाहिए होगा तो आप उसके साथ सर्च में लिखेंगी PNG। ठीक है, PNG फॉर्मेट के जो इंटरनेट पर इमेजेस अवेलेबल होते हैं वो 95% ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होते हैं, तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा एक वेबसाइट है pngwing.com। ठीक है, ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ से आप PNG इमेजेस यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के इमेजेस डाउनलोड कर सकती हैं। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, कोई फ्लावर चाहिए, बुक चाहिए, चेयर चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए या कोई कैरेक्टर मॉडल चाहिए, तो वो आपको इन वेबसाइट से PNG मिल जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ विदाउट बैकग्राउंड मिल जाएगा। अभी इंटरनेट नहीं काम कर रहा, इसीलिए इसे रोकते हैं और वापस चलते हैं। मेरे पास कुछ PNG चीज़ें डाउनलोड है, आपके कनेक्ट कर लें ये वाला। तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, एक सेकंड देखते हैं। नहीं चलें, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये मोस्टली जो चीज़ें हैं ये PNG में ही हैं, लेकिन मैं फिर से एक वेबसाइट जो आपको मैंने बताई उस पर विज़िट करने चलते हैं, pngwing.com। PNG ट्री इससे बेहतर है, उस पर और ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा, लेकिन वो जो वेबसाइट है वो फ्री नहीं है, वो पेड है, लेकिन ये चीज़ फ्री है। यहाँ पर देखें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको PNG यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मिलेंगी। कुछ भी आप सर्च कर लें, फॉर एग्जांपल ट्री, ये आपको विदाउट बैकग्राउंड हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगे। आपने पासवर्ड क्या बताया? ये ट्रीज आ गए। फॉर एग्जांपल ये ट्री डाउनलोड करना है, आप इसे ओपन कर लें। यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, फ्री है तो ऐड की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपको कोई भी कैप्चा आ जाएगा 5V और Z7। चलें, फ़िलहाल इसे छोड़ देते हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक था। मेरे पास कुछ PNG चीज़ें डाउनलोडेड मौजूद हैं, मैं उनमें से कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ। नहीं, वो भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है, मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये एक चीज़ है, ये देखें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है, इसमें कोई भी बैकग्राउंड इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स जो कि डिज़ाइन करने में आपको टाइम भी लगेगा और मुश्किल भी होते हैं, तो टाइम बचाने के लिए हम उनके PNG डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि ये चीज़ मैंने आपके सामने डाउनलोड की है। अब ये चीज़ डाउनलोड करके यहाँ पर रखने का जो मकसद है, चलते हैं उसकी तरफ। हमारे डॉक्यूमेंट में आज 2 लेयर्स मौजूद हैं। वैसे तो 3 लेयर हैं, लेकिन मैं बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा। 2 लेयर हैं, एक
डाउनलोडेड पीएनजी इमेज है यानी कि रास्टर है, और दूसरा मैंने जो खुद टेक्स्ट लिखा है, वो दो चीज़ें। अगर आपने किसी भी लेयर को डेकोरेट करना है, ब्यूटीफाई करना है, या उसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐड करनी है, चंद मखसूस चीज़ें, तो आप ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे। सिलेक्टेड लेयर को अगर डेकोरेट करना है, राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस का। ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये रहा ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है। ये ओपन कर ले, या फिर इस जगह पर लेयर को डबल क्लिक करें। ये आपके पास 10 ऑप्शन आ गए, जो चीज़ें हम आज नॉन पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कलर ओवरले से। मैं इनको रीसेट कर देता हूँ ताकि ओरिजिनल सेटिंग्स आ जाए। कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि ये ऑप्शन कुछ हिडन होते हैं, हो सकता है आपको भी कुछ ऑप्शन हिडन मिले, तो आपने ये जो FX लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना है। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते ही आपके सारी की सारी सेटिंग्स ओरिजिनली डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर 10 ऑप्शंस हैं, जिनमें से हम नॉन पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 पर कलर ओवरले। ठीक है। अब ओवरले का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, मतलब किसी चीज़ को कवर करना या ढक देना। तो कलर ओवरले से मुराद है किसी भी चीज़ को कलर अप्लाई करना या उस कलर से ढक देना। जैसे ही मैंने यहाँ पर कलर ओवरले का चेक ऑन किया तो देखिए इस जगह पर मुझे कलर ओवरले की सेटिंग्स मिलना शुरू हो गई। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कलर जो आपने इसमें फिल करना है। उसके बाद कलर का ब्लेंडिंग मोड, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ डार्क चीज़ें शो होती हैं, और अगर हम स्क्रीन करेंगे तो सिर्फ लाइट चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं तो रहने दें, फ़िलहाल कलर ब्लेंडिंग मोड की इतनी ख़ास ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। ये रही कलर की ओपेसिटी, टेक्स्ट की ओपेसिटी नहीं, कलर की ओपेसिटी। जो मैंने इस पर कलर अप्लाई किया है उसकी ओपेसिटी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकती हैं। अब ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद नहीं है, ये किसी भी चीज़ पर, किसी भी लेयर पर आप अप्लाई कर सकती है। अब देखें मैं इस लेयर को ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जा रहा हूँ, लेयर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब मैंने इस पर कलर ओवरले अप्लाई किया, देखें ये कलर इस पर अप्लाई हो गया, कोई भी कलर देखें अप्लाई हो गया। अब ये इसकी ओपेसिटी है, अगर मैं इसको ओपेसिटी से कम या ज़्यादा करूँ। इससे पहले मैंने आपको किसी भी एलिमेंट का या ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना सिखाया था वो एक नेचुरल रेल में रहकर कलर चेंज करना था, लेकिन ये किसी चीज़ को ऊपर से कवर करना है। ठीक है, वो जो मैंने आपको ह्यू एंड सैचुरेशन के थ्रू सिखाया था, वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ या किसी भी क्लॉथ को सिलेक्ट करके हम रियलिस्टिक रेल में रहकर कलर चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम किसी का कलर चेंज नहीं कर रहे, दूसरे कलर से उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ होता है कलर चेंज करना और दूसरा होता है किसी और चीज़ से उसको कवर कर देना। तो कलर ओवरले का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को अपने पर्टिकुलर सिलेक्टेड कलर के साथ कवर कर लें। ठीक है, पहले मैंने आपको सिखाया था थ्रू द ह्यू सैचुरेशन, कंट्रोल यू। तो ये इसी चीज़ का कलर चेंज हो रहा है, इसकी जो रियलिस्टिक या इसके जो शेड्स और इफेक्ट्स हैं वो वहीं पर बरकरार हैं और इसका कलर चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कलर ओवरले से इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, ये किसी और कलर से छुप रहा है, किसी और कलर से ढका हुआ है। तो ये था कलर ओवरले, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर कलर अगर आप किसी चीज़ को देना चाहें, किसी लेयर को देना चाहें, उसको ढकना चाहें उस लेयर से, तो हम कलर ओवरले का सहारा लेते हैं। सेकंड, स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन। कलर ओवरले। उसके बाद है स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन। टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, यह सिर्फ एक प्योर कलर का टेक्स्ट है। अगर यहाँ से आप स्ट्रोक ऑन कर लें
तो ये यहाँ पर स्ट्रोक आ गया। अब ये स्ट्रोक की साइज़ है, आउटलाइन आपने कितनी ज़्यादा देनी है या कितनी कम देनी है। अब देखिए जैसे ही मैं आउटलाइन इसकी इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये इसके कलर के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि आपने पोजीशन रीसेट करनी होती है। ये रही पोजीशन। अब 3 पोजीशन होती हैं स्ट्रोक की, या तो आउटसाइड, या तो इनसाइड, या तो सेंटर। अब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि टेक्स्ट है और ये इसका स्ट्रोक है। अगर हम आउटसाइड रखेंगे तो इसके कॉर्नर्स के आउटर साइड में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर इसकी हद ख़त्म होगी और ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये हुई आउटसाइड। और अगर आपने इनसाइड रखा तो ये इसी के अंदर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा। लेकिन अगर आपने सेंटर कर लिया तो ये आधा बाहर होगा, आधा अंदर होगा। अब चलते हैं, हम यहाँ से ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ एज आउटर। अब ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट वहीं पर मौजूद है, जो भी स्ट्रोक आ रहा है वो उस ऑब्जेक्ट यानी या टेक्स्ट के बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ से आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप स्ट्रोक में चाहें आप स्मूथली एडजस्ट करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू प्रेस ओके फॉर कमिट। और देखिए ये एक मसला होता है कि यहाँ पर अगर आपका प्रीव्यू का चेक ऑन नहीं होगा तो यहाँ से आपने जो भी चेंजिंग की है वो नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने स्ट्रोक लगाया है, स्ट्रोक लग भी रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। कब नज़र आएगा? जब मैं इसे ओके करूँगा। लेकिन अगर मुझे लाइव प्रीव्यू चाहिए, रियल टाइम प्रीव्यू जिसे हम बोलते हैं, तो ये चीज़ हम ऑन रखेंगे। अब जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी या जो भी चेंजेस होंगी वो मुझे नज़र आएंगी। ये चीज़ इसलिए फ़ायदेमंद साबित होती है क्योंकि मुझे अप्लाई करने से पहले पता होगा कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपने ये प्रीव्यू का चेक ऑन रखना है। अब ये था आउटसाइड, ये रहा इनसाइड। अब जो स्ट्रोक लगेगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ आएगा, ठीक हो गया। ये हो गया इनसाइड। और थर्ड वन में सेंटर यानी इक्वली, आधा बाहर आधा अंदर। तो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो आउटर ही यूज़ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट की बाहरी तरफ से नज़र आता है। ये रहा इसका ब्लेंडिंग मोड। अगर आपने ब्लेंडिंग मोड अकॉर्डिंग टू योर नीड चेंज करना है, जिसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, और उसके नीचे ओपेसिटी, अगर आपको अपने स्ट्रोक की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना है। ओपेसिटी मीन्स विजिबिलिटी, ठीक है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि विजिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी को हम ओपेसिटी बोलते हैं। जितना आपको हाई या लो ओपेक चाहिए ये आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है फिल टाइप। फिल टाइप से क्या मुराद है? यहाँ पर इसका स्ट्रोक जो है अभी एक सॉलिड कलर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीपल कलर्स ऐड करना चाहें, एक से ज़्यादा कलर ऐड करना चाहें, तो क्या होगा? तो यहाँ से हम ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। अब देखें ब्लैक एंड वाइट स्ट्रोक नजर आ गया। और उसके अलावा पैटर्न भी है, पैटर्न पर हम बाद में चलेंगे। अभी हम चलते हैं ग्रेडियंट की तरफ, ठीक है। नंबर 3 ग्रेडियंट ओवरले। किसी भी चीज़ को मल्टीपल कलर से कवर करना या फिल करना, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ओवरले। मैंने आपको बताया था कि हम नॉन पर्टिकुलर ऑर्डर में चलेंगे, सीधा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं चलेंगे, हम रैंडमली यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नंबर 3 इज़ ग्रेडियंट ओवरले। अब ग्रेडियंट ओवरले जैसे ही मैंने इस पर ऑन किया तो यहाँ पर मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके ऊपर उससे पहले कलर ओवरले का ऑप्शन ऑन है। जब तक मैं कलर ओवरले बंद नहीं करूंगा तब तक मुझे ग्रेडियंट नज़र नहीं आएगा। या तो मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर लूं या तो इसे मैं अनचेक कर लूं। तो मैं इसे अनचेक करना ही बेहतर समझता हूं। मैंने इसे अनचेक कर दिया और यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ग्रेडियंट ओवरले पर, तो ये ग्रेडियंट देखें। अब देखें यहाँ पर 2 कलर है, टेक्स्ट एक ही है, लेयर एक है, लेकिन उसमें कलर 2 हैं, डार्क ब्लू लाइट ब्लू, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेडियंट की। तो सबसे पहले ग्रेडियंट में जो मिला हुआ है हमें वो मिला हुआ है ब्लेंडिंग मोड, उसके बाद ओपेसिटी।
अगर आपने इसकी ओपेसिटी एडजस्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये रहा ग्रेडियंट। मैं ग्रेडियंट को ऑन करता हूँ, क्लिक करता हूँ इस लाइन पर। अब यहाँ पर कुछ बने बनाए प्रीसेट ग्रेडियंट्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट पर आपको मज़ा नहीं आ रहा वो चीज़ समझने में या देखने में, तो मैं एक यहाँ पर सर्किल बना देता हूँ और ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं इस सर्किल पर, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल और मज़ेदार ग्रेडियंट हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इस लाइन पर या बार पर क्लिक किया, तो कुछ ग्रेडियंट्स के टेम्पलेट बने बनाए यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको अपनी मर्ज़ी के कलर सेलेक्ट करने हैं, तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब ये दो कलर ऑलरेडी मिले हुए हैं, हमारे पास मौजूद हैं, एक ये एक वो। लेफ़्ट राइट पर हमें दो कलर बकेट मिल रहे हैं, कलर पॉइंट्स मिल रही हैं। आप किसी भी कलर पॉइंट पर डबल क्लिक करें, आपके पास कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया वो यहाँ पर फिल हो गया। अब एक कलर ब्लू हो गया, दूसरा कलर हम प्योर वाइट ले लेते हैं, तो ये दो कलर हो गए, ठीक है। मैं इसे नॉर्मली अभी लीनियर पर ले जा रहा हूँ, ये आपको मैं बाद में समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। दो कलर्स आ गए। अगर आपने तीसरा कलर ऐड करना है, तो आप यहाँ पर नीचे किसी भी जगह पर जस्ट क्लिक कर लें, तीसरा कलर आ गया। अभी ये ब्लैक है, इस पर डबल क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी का कलर फिल करें। ये इनकी रेंज है, आप एक कलर को दूसरे कलर पर कितना हावी रखना चाहती हैं, और आप इसकी पोजीशन यहाँ से मूव कर सकती हैं। चौथा कलर ऐड करना है, खाली जगह पर क्लिक करें, सॉरी ये देखिए यहाँ पर पांचवा कलर। जितने कलर आपने ऐड करने हैं उतने पॉइंटर आप ऐड करती जाए, उतनी पॉइंट्स आप ऐड करती जाए। यहाँ पर आपके कलर्स ऐड होते रहेंगे। जो भी कलर आपने ऐड करना हो वो ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पर कुछ कलर ज़्यादा हो गए। अब अगर रिमूव करने हैं, तो आप किसी भी कलर पॉइंट को सिलेक्ट करके या तो डिलीट कर लें, या तो इसे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लें। क्लिक किया और थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया, ये डिलीट हो गया। अब मेरे पास प्योर रेड एंड वाइट कलर बच गया, ठीक है। फिर से ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक करें, ये आ गया। ये इसकी लोकेशन है, ये आप यहाँ से मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकती हैं कि कितना % पर ये आए, यानी कि अब पूरे सेंटर पर, यानी कि 50% पर ये तीसरा कलर आ रहा है। आप इसे मैन्युअली भी मूव कर सकती हैं। आप इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकती हैं। आप इस पर डबल क्लिक करके भी इसका कलर चेंज कर सकती हैं। काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर आपने कस्टम ग्रेडियंट बनाना है, तो मैं दो कलर्स का ग्रेडियंट बना रहा हूँ, रेड एंड वाइट। जैसे ही ग्रेडियंट बन गया, आपने ओके प्रेस किया, ये इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर आपको फाइनल चेंजिंग्स ओके ये सारी चाहिए सेटिंग्स, तो आपने यहाँ से ओके लाजमी करना है। अगर यहाँ से आपने कैंसिल कर लिया, तो सारी की सारी चेंजिंग्स आपकी रिवर्ट हो जाएंगी। यानी कि इन द एंड यहाँ से ओके करना मस्ट है। अभी मैं यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले ऑन कर देता हूँ मज़ीद समझाने के लिए। दो कलर मौजूद हैं यहाँ पर। मैं इसे लाइट ब्लू को और थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। ये कुछ ग्रेडियंट स्टाइल्स हैं, और ग्रेडियंट स्टाइल से पहले हम बात करेंगे रिवर्स की। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिवर्स का। जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे, तो ये कलर आपस में रिवर्स हो जाएंगे। लेफ्ट वाला राइट को चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट को चला जाएगा। अगर कलर को हमने इन्वर्ट करना है, उलट करना है, तो हम यहाँ से रिवर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टाइल की तरफ। यहाँ पर चंद स्टाइल हैं, जैसे कि सबसे पहले है लीनियर, यानी कि लाइन वाइज। अब ये लाइन कौन सी एंगल पर स्टार्ट हो, ये आप इसका डायमेंशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। 360 होती हैं डिग्रीज सर्किल में,
आप इसमें 360 में से किसी भी एक कॉर्नर पर, किसी भी पॉइंट पर इसको रोटेट या मूव कर सकती हैं। ये आपको उसी डायरेक्शन में रिजल्ट देगा। अब ये इसका स्केल है कि आपका ग्रेडियंट कितना फैला हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये आप स्केल से एडजस्ट कर सकती हैं। और उसके अलावा दूसरे स्टाइल चेक करते हैं, जिनमें हमारा दूसरा स्टाइल है रेडियल। सबसे पहले था लीनियर यानी कि सीधा लाइन वाइज, उसके बाद है रेडियल, लीनियर पहला, दूसरा रेडियल। अब रेडियल का मतलब है सर्कुलर, एक कलर सर्किल में पेंट होगा और उसके ऊपर दूसरा कलर होगा। अब देखें यहाँ पर अगर तीसरा कलर होता तो ये इनके सेंटर में होता, यानी कि सेंटर से एक कलर पेंट हुआ, उसके ऊपर दूसरा हुआ, उसके ऊपर तीसरा हुआ, ठीक है। ये लीनियर सर्कुलर या रेडियल कहलाता है। अब देखें इसकी पोजीशन को आप यहाँ पर क्लिक करके मूव कर सकती हैं। आपने यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक किया और इसकी पोजीशन को मूव कर लिया, ठीक हो गया। रेडियल के बाद हमारे पास है एंगल, यानी कि किसी एक मखसूस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये इस तरह से दायरे में गोल घूमकर उसी पॉइंट पर खत्म हुआ। लाइक जिस तरह से किसी घड़ियाल की या क्लॉक की जो होती हैं, वो क्या बोलते होते हैं, सुइयाँ जो होती हैं, वो जिस तरह से घूमती हैं उसी पॉइंट में एक जगह से स्टार्ट हुआ, वो गोल दायरे में घूमकर उसी जगह पर आकर ख़त्म हुआ। जिस तरह से हमारा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस टाइम समझ नहीं आ रहे मुझे किस तरह से एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये आपको वॉल क्लॉक वाला ऑप्शन आई थिंक आसान लगेगा समझने में। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड, यानी कि रिफ्लेक्शन। एक चीज़, एक कलर आया, उसके बाद दूसरा कलर आया, फिर वही कलर रिपीट हुआ। जैसे कि मैं अभी आपको हाथों की उंगलियां मिलाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि इसी का हिस्सा उलट होकर इसके साथ पैच हो गया। रिफ्लेक्शन जिस तरह से होती है, जिस तरह से हम आईने में देखते हैं, तो अगर मैं आईने के साथ टेक लगाकर खड़ा हो जाऊं तो मेरे इस वाले शोल्डर के साथ यही शोल्डर रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा कि मेरा यही इमेज उधर चला जाए, नहीं, चीज़ें इन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी इन्वर्ट ही कर रहा है, एक कलर आ गया, फिर दूसरा कलर आया, फिर वही जो दूसरा कलर था वही रिपीट हुआ, फिर वो पहले वाला कलर आया। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड। और उसके बाद है लास्ट डायमंड, यानी कि एक डायमंड शेप का ग्रेडियंट। कभी कभार ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज तक डायमंड की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी कभार रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, वरना मोस्टली जो हमारा काम चल रहा होता है वो लीनियर और रेडियल पर ही चल रहा होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी बेसिक सेटिंग्स, एंगल, डायरेक्शन, स्टाइल, ओपेसिटी और सबसे ज़रूरी बात इसकी कलर सिलेक्शन। अभी ये कुछ सिंपल सॉलिड कलर्स हैं, सॉलिड कलर्स का बना हुआ ग्रेडियंट है, लेकिन अगर आपको एक नॉइजी और बहुत सारा मिक्स कलर्स वाला, अनलिमिटेड कलर्स वाला नॉइजी ग्रेडियंट चाहिए, तो यहाँ से आप टाइप में से नॉइज करें। अब देखें, यहाँ से रेंडमाइज करें, ये आपको एक नॉइजी ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है। इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे RGB पर, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ। नंबर 4, जिसका नाम है ड्रॉप शैडो, हाँ 4, नंबर 4 ड्रॉप शैडो, शैडो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी के अपोजिट है नंबर 5, जब हम डिस्कस करेंगे तो साथ ही कर लेंगे, इनर शैडो, शैडो ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले है ड्रॉप शैडो। मैं इस लेयर पर आ जाता हूँ। ड्रॉप का मतलब होता है बिहाइंड,
ठीक है, ये रहा सबसे लास्ट में। इसमें थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा है, इस पर नहीं करते, वापस टेक्स्ट पर आ जाते हैं। टेक्स्ट पर हम ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं टेक्स्ट का इफेक्ट ऑन कर लेता हूँ इसका कलर ओवरले और स्ट्रोक हटा देता हूँ। अब चलते हैं हम ड्रॉप शेडो पर। ड्रॉप शेडो पर जैसे ही मैंने क्लिक की तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आने लगी, मल्टीपल सेटिंग्स, जिसमें सबसे ऊपर है ब्लेंडिंग मोड। अब यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड क्या है? ब्लेंडिंग मोड है मल्टीप्लाई, यानी कि शेडो का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो 100% डार्क विजिबल नहीं होता। ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का सा फेडेड होता है, हल्का सा लेस विजिबल होता है और डार्क होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बार बार कि जहाँ पर हमें डार्कनेस चाहिए होती है वहाँ पर हम ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए ये बार बार तैयारी थी कि आपको शेडो जो मिलेगा, ड्रॉप शेडो, वो हमेशा ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई में मिलेगा। अब देखें यहाँ पर अगर कोई डार्क कलर शेडो में मैं यूज़ कर रहा हूँ तो नज़र आ रहा है, कोई भी डार्क कलर ले लूँ, ग्रीन ले लूँ या डार्क ब्लू हो, कोई भी डार्क कलर हो वो आपको शेडो में नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही मैं कोई लाइट कलर लूँगा तो वो आपको शेडो में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि शेडो कभी भी लाइट नहीं होता, शेडो हमेशा डार्क ही होता है। कितनी भी आप रोशनी में या किसी भी जगह पर चले जाएं, शेडो का मतलब ही डार्कनेस होता है। आपको साया कभी भी सफ़ेद या वाइट कलर में या किसी लाइट कलर में नहीं मिलेगा, कितना ही लाइट क्यों ना हो, लेकिन वो ग्रे होगा, यानी कि डार्क की ही टेरिटरी में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सिर्फ डार्क कलर का शेडो मिलेगा। अब मैं कितना भी लाइट कर रहा हूँ लेकिन वो विजिबल हो रहा है क्योंकि पीछे से 100% विजिबल 100% ब्राइट वाइट कलर है। तो कोई भी कलर हो वो वाइट से डार्क ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी और कलर होता, जैसे कि मैं यहाँ पर ये कलर ले आता हूँ, अब देखिएगा इसका असर। ड्रॉप शेडो, ये चीज़ें मैंने हटा ली। अब देखिए मैं ड्रॉप शेडो को यहाँ पर लाइट कलर दे रहा हूँ तो ये वाइट पर तो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, हल्का सा नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ पर रेड है वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑलरेडी उससे डार्क है। तो आपका जो शेडो होगा वो हर सिचुएशन में हर कलर पर नज़र आएगा, लेकिन सिर्फ डार्क टेरिटरी में। लेकिन अगर मैं इसे नॉर्मल कर लूँ तो देखें क्या होता है, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अब देखें वो प्योर मुझे सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं दे रहा नॉर्मल पर, जो मुझे शेडो वाला फील्ड मल्टीप्लाई पर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी फर्दर सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। अब देखें ये रहा इसका डिस्टेंस। इससे पहले है यहाँ पर एंगल, आपको कौन सी एंगल से शेडो चाहिए, यानी कि एंगल से मुराद है कि जिस तरफ से लाइट आएगी लाजमन शेडो उसके अपोजिट जाएगा। तो आप अपने इमेज में लाइटिंग कौन सी डायरेक्शन से, कौन से एंगल से यूज़ कर रहे हैं, वो एंगल आप तय कर लें। ठीक हो गया। अब आपको जिस तरफ शेडो चाहिए यहाँ से उसकी एंगल एडजस्ट कर लें। और ये रहा डिस्टेंस कि आपका शेडो आपके ऑब्जेक्ट्स के कितना दूर या कितना नज़दीक रहेगा। अब ये स्लाइडर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर क्लिक करके मैन्युअली माउस के साथ भी इसे मूव कर सकती हैं। देखें मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली डायरेक्शन, एंगल, डिस्टेंस सब कुछ स्लाइडर्स मूव हो रहे हैं। आपको चाहिए होता है कि आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर एडजस्ट करें। अगर यहाँ से मुश्किल लग रहा है, जो कि मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है एंगल और डायरेक्शन सेट करना, तो आप यहाँ से इसे इसी तरह से मूव कर लें। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया स्प्रेड। आपके शेडो का डार्कनेस का अमाउंट या जो उसका फेड है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल डार्क हो गया और इसका जो फेड था वो ख़त्म हो गया। और जैसे जैसे मैं इसका स्प्रेड कम करूँगा तो ये फेडेड होने लगेगा। अब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है
कि जैसे मैं इसका स्प्रेड बढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली इसका स्प्रेड कम हो रहा है। इसी तरह से हो रहा है, जब इसका स्प्रेड 0 था तो ये शेडो पूरा फैला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसका स्प्रेड और बढ़ा रहा हूँ तो देखें ये इसके जो फैलाव था वो कम हो रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या मेरे दिमाग का, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हो तो ऐसी तरह रहा है कि स्प्रेड बढ़ाने से इसका जो फेड है वो कम हो रहा है। और ये रही इसकी साइज़ कि आपका शेडो कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका शेडो, स्प्रेड एंड साइज। ठीक है, ये इसकी बेसिक सेटिंग्स थी। और ये रही नॉइस। अगर आपको शेडो में नॉइस चाहिए तो आप यहाँ से नॉइस ऐड कर सकती हैं, अगर स्मूथ चाहिए तो स्मूथ ले सकती हैं। अब यहाँ पर आप अगर इसकी फेड को इंक्रीज़ करके साइज़ को कम कर लेते, देखिए ये बिल्कुल शार्प एक शेडो नज़र आ रहा है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, आपके प्रोजेक्ट की डिमांड पर कि आपको किस तरह का शेडो चाहिए। ये शेडोज़ यूज़ किस लिए होते हैं? ये शेडोज़ यूज़ होते हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में 3D डेप्थ ऐड करने के लिए। ठीक है, अगर आपने कोई डेप्थ शो करनी है तो लाजमन आप थ्रू द शेडोज़ और हाइलाइट्स ही मेंशन करेंगी और वो आपको 3D फील करवाएगा। अब इसके अपोजिट है, ड्रॉप शेडो के अपोजिट है इनर शेडो। ठीक है, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारा काम किया हुआ है। अगेन शेडो है तो मल्टीप्लाई ही होगा। अब ये शेडो अंदर की तरफ से है, ऑब्जेक्ट के अंदरी साइड में, अंदर वाली साइड में ये शेडो है। अब देखेंगे मूव हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा भाई? ये इसके अंदर है। ठीक है, एक चीज़ में और कर देता हूँ, अब देखें, अब नज़र आ रहा है। ये वाला जो है ये इसका ड्रॉप शेडो है। मैं ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड। ठीक है, ताकि अलग नज़र आए। और ये रहा हमारा इनर शेडो। अब ये शेडो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, हमारे ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, बाकी सेटिंग्स सभी सेम है। ये रहा चौक जो वहाँ पर स्प्रेड था, ये रही इसकी साइज़। आपने सेम टू सेम सेटिंग्स अप्लाई करनी है। और ये रही इसकी नॉइस। ठीक है, अब ये अंदर से है और वो बाहर वाली साइड पर था। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि सोचने वाली है और देखने वाली भी है। ये अलग लेयर है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा अलग लेयर है। ये मैंने इस पर भी ड्रॉप शेडो अप्लाई किया और इसका शेडो मैंने ब्लू कर दिया और अलग लेयर पर है, इसीलिए मैं इसकी कोई भी सेटिंग इंडिविजुअली सेट कर सकता हूँ क्योंकि लेयर अलग है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा, जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन एंगल चेंज कर रहा हूँ तो पहले वाले लेयर की ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये केस दोनों में है, चाहे आउटर हो या इनर हो। अगर इनर शेडो पर भी मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा तो वो ड्रॉप शेडो की सेटिंग्स ऑटोमेटिकली एंगल चेंज हो रही है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है, तो हम इसे रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, यूज़ ग्लोबल लाइट। अगर आपने ग्लोबल लाइट का चेक हटा दिया तो आप आज़ाद हैं, आप अपने शेडोज़ को इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल लाइट का ऑप्शन ऑन है तो आपके शेडोज़ इक्वली मूव होंगे। इसका रीज़न और लॉजिक क्या है? जैसे कि ग्लोबल लाइट हम कंसीडर करें सूरज की रोशनी को, अगर हम इस टाइम पर बाहर निकलें तो हमारे सारे के सारे शेडोज़, सब लोगों के शेडोज़ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। इस तरह से कभी नहीं हो सकता कि अगर सूरज इस तरफ है तो किसी का शेडो इस तरफ जा रहा हो, किसी का इस तरफ जा रहा हो, किसी का इस तरफ जा रहा हो। एक कॉमन लाइट सोर्स के होते हुए जो भी शेडोज़ होते हैं वो उसी की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पर हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का लाइट सोर्स एक ही रख रहे हैं, ग्लोबल लाइट। अगर आपने हर लाइट सोर्स हर ऑब्जेक्ट का अलग से रखना है तो आप कर लें, ये चेक हटा लें। अगर आपने सारी चीज़ों को एक ही सम से
यानी कि अगर आप कोई मल्टीपल इमेजेस की मैनिपुलेशन बना रही हैं, 4-5 इमेजेस मिलाए हुए हैं नेचुरल, तो आपने वहाँ पर डायरेक्शन सूरज की ही फॉलो करनी होगी। तो वैसे हर चीज़ को सेम डायरेक्शन में रखना मैन्युअली मसला होता है। अगर आपने एक लाइट सोर्स परफेक्टली सिलेक्ट कर लिया, बाकी सभी चीज़ों का लाइट सोर्स और शेडोज उसी डायरेक्शन में जाने हैं, तो आप ग्लोबल लाइट का चेक ऑन कर लें, सारी की सारी शेडोज़ की जो डायरेक्शन होगी, एंगल होगी, वो परफेक्टली सेम ही रहेगी। लेकिन अगर आपने हर चीज़ इंडिविजुअली करनी है तो ये ग्लोबल लाइट का चेक हटा लें और आप आज़ादी से मूव कर लें। ठीक हो गया। अब ये 5 चीज़ें आज के लिए हो गई, बाकी 5 चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज टाइम ओवर हो गया है, बाकी चीज़ें अभी कुछ रहती हैं, उनको हम कल इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे।